Welcome to Quality Coaching Academy. क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो हमने लिखा है, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ ऑनलाइन के लिए। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज डैश मोर देन ह्यूमन आई। तो ये इसकी ह्यूमन आई के साथ कंपैरिजन है, दैट इज 500 टाइम मोर देन द ह्यूमन आई। अ स्टेन व्हिच कैन बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर स्टडीइंग लिविंग सेल। लिविंग सेल के लिए हम वाइटल स्टेन यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रिंसिपल काउंटर ये हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल काउंटर हम किसी और केस में भी यूज कर सकते हैं। फॉर नॉन लिविंग भी वो क्राइटेरिया है। वाइटल के लिए शर्त ये कि ये नॉन टॉक्सिक होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हेन अ सेंट्रीफ्यूज इज स्पन विद 800 ग्रेविटी फॉर 10 मिनट्स द सुपरनेट विल हैव। अच्छा, यहाँ पे ट्रिक दिया गया है या डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहते हैं एमसीक्यूज में, वो ये है कि स्टेटमेंट में सुपरनेट का वर्ड यूज किया गया है। और सुपरनेट का मतलब ये कि ये पेलेट की बात नहीं हो रही बल्कि सुपरनेट की। तो अगर जो चीजें आपने याद की है 800 ग्रेविटी और 10 मिनट टाइम के लिए, कि वो न्यूक्लियस या सेल है दैट इज इन द पेलेट, जो लोअर जो बॉटम में चीजें डिपॉजिट हो जाती है। सुपरनेट में जो चीज रह जाती है दैट इज राइबोसोम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है, आप सबको सुने आंसर्स को। क्वेश्चन 4 है, अ क्रायो स्टोरेज कंटेनर कैन हेल्प। 4 में डी करेक्ट आंसर है, डी। अच्छा, क्रायो स्टोरेज कंटेनर जब आप टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं, टिश्यू कल्चर, तो इसमें आप डिफरेंट अपरेटस पढ़ते हैं, सेल टिश्यू कल्चर अपरेटस। इसमें एक क्रायो स्टोरेज कंटेनर भी दिया गया है। यहां पे जो ऑप्शन है स्टेरलाइजेशन के लिए हम यूज नहीं करते, ग्रोथ या सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए यूज नहीं करते। इट इज यूज्ड एज अ कोल्ड स्टोरेज। क्रायो का मतलब आइस है, तो ये एज अ कोल्ड स्टोरेज होता है। सही है, इसका आंसर नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन 5 है, फैक्टर व्हिच डज नॉट इफेक्ट क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस इज। 5 में ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, इसको भी आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कि आपको आइडिया हो, क्रोमेटोग्राफी का जो मतलब है अपना, वो है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। लेकिन ये कोई फैक्टर नहीं है। ये स्टार्ट में इसकी डिस्कवरी के साथ ये पॉइंट एसोसिएटेड है कि क्रोमेटोग्राफी वो प्रोसेस है जिसमें हम कलर के बेस पे दरवाजा बंद का सेपरेशन करते हैं। अदरवाइज हमारे बुक में जो दिया गया है वो सॉल्युबिलिटी है और मॉलिक्यूलर मास, ये दो बेसिस हम यूज करते हैं जिसके बेस पे कंटेंट्स जो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए है 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस द लार्जर मॉलिक्यूल विल मूव। क्वेश्चन 6 में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप लोग जानते हैं कि दो फैक्टर्स है, एक साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है और दूसरे ज़वेम, दूसरे चार्जेस है। साइज ऑफ द, अगर लार्ज मॉलिक्यूल है तो इसकी मोमेंट कम होगी, अगर स्मॉल मॉलिक्यूल है तो मोमेंट ज्यादा होगा। दूसरा, अगर चार्जेस ज्यादा है तो मोमेंट ज्यादा होगा, चार्जेस कम है तो मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल वो लेसर होगा। तो यहां पे स्लो करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन 7 है, अ माइक्रोमीटर विद डिवीजन ऑफ नोन लेंथ इज। 7 में ऑप्शन ए है, स्टेज माइक्रोमीटर। अच्छा, स्टेज के ऊपर डिविजन्स होते हैं और वो नोन है, वो पहले से हमें मालूम होते हैं। अकुलर के ऊपर डिविजन्स होते हैं लेकिन वो हमें पहले से मालूम नहीं होते, वो हम स्टेज के साथ कैलिब्रेट करते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेज माइक्रोमीटर। क्वेश्चन 8 है, सेल वॉल मॉर्फोलॉजी डिपेंड अपन बोथ ऑफ दीज। इसमें 8 में सी करेक्ट आंसर है, सी। ये बुक का एक लाइन दिया गया है कि सेल वॉल मॉर्फोलॉजी डिपेंड ऑन द एज एंड फंक्शन ऑफ द सेल। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं किस तरह ये एज के ऊपर डिपेंड करता है। एज जो है मतलब सेल का अर्ली स्टेज है, तो इस सेल वॉल का प्राइमरी सेल वॉल आसान बता रहा हूं, इसके मिडल लेमेला में पेक्टिन होते हैं। लेटर स्टेज में इसमें सेकेंडरी सेल वॉल भी आ सकता है, पेक्टिन के अलावा लिग्निन भी डिपॉजिट हो सकते हैं। फंक्शन ये कि एक सेल है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसका सपोर्ट के साथ कोई काम नहीं है। दूसरा सेल है वो सपोर्ट दे रहा है, तो जरूरी है कि इसका सेल वॉल थिकर हो। तो मेसोफिल सेल में थिन सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल होता है,
जो सपोर्ट या वुडी पार्ट है उसमें सेकेंडरी सेल वॉल भी होगा। हमारे बुक में स्ट्रेट एक लाइन दिया है कि मॉर्फोलॉजी सेल का जो नेचर, सेल वॉल का जो नेचर है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज एज ऑफ द सेल एंड फंक्शन। क्वेश्चन 9 है द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल इज ड्यू टू, 9 में है ऑप्शन सी। सी के साथ मैंने आपको शायद याद हो, मैंने बताया था कि लिग्निन हमें और याद नहीं होना चाहिए, बस ये पता हो कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी मॉलिक्यूल शेप्समैन वाले है, लिग्निन का काम ये है कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करे। क्वेश्चन 10 है परसेंटेज ऑफ लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन इज, 10 में ऑप्शन ए इज करेक्ट, 20 to 40%। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रिप्रेजेंट दैट non-static or motile part is, 11 में है both of these, इसमें करेक्ट आंसर सी है। अच्छा ये केस, ये थोड़ा सा आप अगर याद हो आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्टेटमेंट जिसमें कौन है वो, सेंगर एंड निकोलसन, इसका ये स्टेटमेंट है, उसका ये स्टेटमेंट है कि सेल मेम्ब्रेन जो है द सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। तो एक सी का क्या है, लिपिड का समंदर है, और फ्लोटिंग कौन से मॉलिक्यूल की हो रही है, प्रोटीन्स की, तो दोनों नॉन स्टैटिक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विच पार्ट ऑफ द सेल वॉल इज विदाउट सेल्यूलोज, 12 में है सी करेक्ट आंसर है। इसमें कोई सेल्यूलोज नहीं होता मिडल लेमेला में, बाकी प्राइमरी वॉल में भी सेल्यूलोज है, सेकेंडरी सेल वॉल में भी सेल्यूलोज है। क्वेश्चन 13 है विच ऑफ द वॉल इज एक्सटेंडेबल, ऑप्शन ए, 13 में ऑप्शन ए है, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। उसमें एक्सटेंशन हो सकती है क्योंकि ये डिवीजन में बनता है और सेल के ग्रोथ के साथ ये भी ग्रो जाता है। बाकी सेकेंडरी सेल वॉल मैच्योरेशन स्टेज में बनता है, उस सेल में ये बनता है जिसमें फर्दर ग्रोथ नहीं होती। सही है, तो यहां पे आंसर क्या है, प्राइमरी। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल, अच्छा 14 में ऑल ऑफ दीज है, डी करेक्ट आंसर है। प्लांट्स में भी होता है, बैक्टीरिया में भी, फंजाई में। किसी ने जल्दी में प्लांट लिखा हो तो वो इसके बाद थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन 15 है मिडल लेमेला कैन बी, ऑप्शन ए में है स्टिकी, बी में है रिजिड, सी में है बोथ, डी में है नन ऑफ दीज। 15 में सी करेक्ट आंसर है, बोथ ऑफ दीज। अच्छा ये स्टार्ट में इसके बारे में हम कहते हैं कि ये स्टिकी नेचर में का है, इसकी वजह से सेल्स आपस में बाइंड रहते हैं। फिर इसी बुक में हम लिखते हैं कि लिग्निन डिपोजिशन की वजह से ये हार्ड हो जाता है। सही है, लिग्निफाइड मिडल लेमेला, इसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है। यहाँ पे कैन बी का मतलब ये कि कौन सी सिचुएशन में ये आ सकता है, तो ये स्टिकी भी हो सकता है एंड इट कैन बी रिजिड एज वेल। क्वेश्चन 16 है विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द सेल्यूलोज, 16 में डी करेक्ट आंसर है, डी। अच्छा यहाँ पे रेयन भी सेल्यूलोज के कंपोनेंट से, सेलुलाइड भी है और नाइट्रोसेल्यूलोज भी है। क्वेश्चन 17 है फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज, 17 में है ऑप्शन बी। अच्छा ये फॉस्फेटाइड कोलिन है, फॉस्फोलिपिड का एक टाइप है, और जो ऊपर वाला फर्स्ट दिया है ये बैक्टीरिया में कॉमन है। बैक्टीरियल फॉस्फोलिपिड जो है आप इसके साथ लिख सकते हैं, बैक्टीरियल फॉस्फोलिपिड जो है दैट इज मेनली फॉस्फेटाइडल ग्लाइसरॉल, या वो जो हमने पढ़ा था इथेनॉल अमीन, तो वो भी हो सकता है, ये भी इसका एक कंपोजिशन है। 18 क्वेश्चन 18 है विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अच्छा इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 18 में बी। यहां पे पीएच मेंटेनेंस इसका काम है, लगमा तवक्कीद, कैसे ये पीएच मेंटेन रखता है, हमने ये पढ़ा है कि ये आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस करता है। अगर सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं, एसिडिटी काज होगी, तो ये मेम्ब्रेन ही है जिसको हाइड्रोजन आयन को सेल से बाहर ले जाएगा। अगर एसिडिटी कम होती है और सेल को चाहिए कि वो एसिडिक हो, तो वो हाइड्रोजन आयंस को अलाउ करता है। बी इसलिए ट्रांसमिशन के आप बुक में देखें तो उधर लिखा है दे रिसीव इम्पल्सेस,
रिसीवर अलग चीज है, ट्रांसमिशन इज डन बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल मेम्ब्रेन को जो मैसेजेस आते हैं सेल को, वो रिसीव हो जाते सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। आगे ट्रांसमिशन किसका काम है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्वेश्चन 19 है फास्फोलिपिड इज 19 में है ऑप्शन ए, सही है, दैट इज नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक। ये भी हमारे बुक का एग्जैक्ट एक वर्ड दिया गया है। जो फास्फोलिपिड्स है, फास्फोलिपिड नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक है, इसके ऊपर हमने बात की भी थी। इसको हम एम्फीफिलिक कहते हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दोनों क्वालिटीज हो, मतलब वो पोलर भी हो, हाइड्रोफोबिक भी है, या नॉन पोलर। फास्फोलिपिड टासुगो, और आप इसका हेड देके तो वो पोलर है, टेल आप देके तो वो नॉन पोलर है, सही है। तो ए से लिपिड्स को हम नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक कहते हैं। क्वेश्चन 20 है विच पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। 20 में है बी। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा मैंने पहले बताया, अभी थोड़ा एक रफ आइडिया दे दूं कि सेल, ये कौन सा क्वेश्चन है 20, हाँ, इसमें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी वो होती है जो सेल की जरूरत के मुताबिक चीजें सेल में इलाव हो जाए, और वो काम है प्रोटीन का। इसके साथ लिपिड्स का काम ये है कि वो डिफरेंशियल है, वो नॉन पोलर को इलाव करता है, पोलर पास नहीं हो सकते। और जनरली हम सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज करते हैं सेमी परमिएबल, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूं कि अगर सेमी परमिएबल की जगह सेलेक्टिव हो ऑप्शन में और सेमी ना हो, तो फिर हमारे लिए वो भी ठीक है। अगर कोई सेलेक्टिव का वर्ड एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा, सेमी भी नहीं है, तो फिर डिफरेंशियल भी ठीक है, क्योंकि ये वर्ड जो है ये सिमिलर है तकरीबन, लेकिन दे आर इनएप्रोप्रिएट। हम सेल मेम्ब्रेन के लिए सुने इसको, सेल मेम्ब्रेन के लिए अगर हम वर्ड यूज करेंगे ज्यादा अप्रोप्रिएट, तो दैट इज सेमी परमिएबल। इसके प्रोटीन सेलेक्टिवली परमिएबल है, और इसका लिपिड जो है दैट इज डिफरेंशियल या पार्शियल परमिएबल। क्वेश्चन 21 है पोजीशन ऑफ द जेल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज 21 में ऑप्शन ए है, दैट इज नियर द सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म के साल और जेल फॉर्म होते कोलाइडल सोल्यूशन का, उसका साल फॉर्म न्यूक्लियस के साइड पे होता है और जेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साइड पे। वाटर इन साइटोप्लाज्म, क्वेश्चन 22 है वाटर इन साइटोप्लाज्म इज 70%, दैट इज ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें प्लीज जो 90% है, तासो बोर जो अपने क्लास वाले इसको ये चीजें समझ आ रही, जो स्टूडेंट क्लास के नहीं है उसके लिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है। नो चितास तो पता हो लेकिन खबर ही वो बिल्कुल ना कहे, सही था। ये साइटोसोल आपने पढ़ा है साइटोप्लाज्म में, उसमें हम ये कहते हैं कि इसमें 90% वाटर है, और साइटोसोल इज नॉट साइटोप्लाज्म, इट इज पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा है। इस 90% वाटर वाली बॉडी में अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स ऐड करेंगे तो अमाउंट ऑफ वाटर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। अगर इसमें हम इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जिस तरह स्टार्च और ग्लाइकोजन ऐड करेंगे तो ये और भी कम होगा। तो इन ऑप्शंस में जनरली इन सब ऑप्शंस को आप देखेंगे तो 70 to 75 ये रेंज दिया जाता है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अ ट्रू सोल्यूशन मस्ट नॉट हैव लार्ज पार्टिकल। 23 में क्या आंसर है? सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24 है राइबोसोम्स कैन बी प्रेजेंट अटैच्ड टू, अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका 24 में सी करेक्ट आंसर है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, और ये न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी अटैच रहते हैं। क्वेश्चन 25 है मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल इज प्रोवाइडेड बाय, 25 में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए। अच्छा, ये थोड़ा सा आप देखें कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बजाय अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाए तो वो हमारे बुक के मुताबिक करेक्ट होगा, सही है। फेडरल में दोनों ठीक है। क्वेश्चन 26 है विच ऑफ दी
फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल? शाबाश, 26 में है सी करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लास्ट टेस्ट अगर जिसने दिया हो रिपीटर्स ने, तो लास्ट टेस्ट में एनएडी के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आया था, वो इस टेस्ट में मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके दिया है। एनएडी के ऊपर ये क्वेश्चन आया था कि ये न्यूक्लियोटाइड है या ये कोएंजाइम है या न्यूक्लियोटाइड है। तो ये कोएंजाइम है और न्यूक्लियोटाइड से बना है, इसका आंसर कोएंजाइम था। यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है। ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड है, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड है, राइबोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन है, दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन 27 है अ यूकैरियोटिक सेल कैन बी यूटिलाइज्ड टू गेट। 27 में करेक्ट आंसर है सी। इसका यह है कि अगर यूकैरियोटिक सेल हम देखें तो इसमें जनरली 8S राइबोसोम मौजूद होता है। उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम है। तो अगर हमें उससे राइबोसोम चाहिए तो वी कैन गेट बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन 28 है स्मॉल यूनिट ऑफ स्मॉल राइबोसोम इज। 28 में ऑप्शन ए है, दैट इज 30S। A messenger RNA with many ribosome is। 29 में है सी। अच्छा, इसको बुक में आप देखें तो उसमें लिखा है कि दे आर कॉल्ड पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ये दोनों वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। तासु डीरी खबरी को बदलता पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम यूज किया जाता है, दोनों वर्ड। तो इसका आंसर बोथ ऑफ दीज है। क्वेश्चन है विच वन इज इररिलेवेंट। 30 ऑप्शन 30 क्वेश्चन में है ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए ये गाल्जीबाडिस का जो डिक्टियोसोम है उसकी डिस्क्रिप्शन है। डिक्टियोसोम का जो सेल का न्यूक्लियस के साइड पे, डिक्टियोसोम का जो न्यूक्लियस के साइड पे फेस है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, सेस कहते हैं और फॉर्मिंग कहते हैं। और इसका जो अपोजिट साइड है उसको ट्रांस कहते हैं, डिस्टल या मैच्योरिंग। तो इसमें 3 रेलेवेंट है और डी जो है उसका इररिलेवेंट आ गया। क्वेश्चन है 31 एन इनएक्टिव लाइसोसोम कैन बी। 31 में ऑप्शन प्राइमरी है, ऑप्शन ए। अच्छा, क्वेश्चन प्राइमरी लाइसोसोम इनएक्टिव होता है क्योंकि बुक में सेकेंडरी लाइसोसोम की बिल्कुल डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। लेकिन ये फेडरल में एक आइडिया दिया गया है कि प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो लाइसोसोम है जिसके साथ कोई फूड विक्यूल नहीं होता। अगर फूड विक्यूल नहीं है, खुराक नहीं है, तो ये किसके ऊपर वर्क करेगा? तो इनएक्टिव रहेगा। फिर जब ये फूड विक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है क्योंकि इसके एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। सही है। तो यहां पे आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 में प्राइमरी इसका आंसर है। 32 है द डिजीज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम आर रेफर टू। 32 में है ए करेक्ट आंसर है। ये इसको हम स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं। मतलब इसमें आप देखें कि लाइसोसोम का माल फंक्शनिंग का मतलब ये है कि हमारे लाइसोसोम में कुछ एंजाइम मिसिंग होते हैं। जिस तरह कोई ग्लाइकोजन वाले एंजाइम, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन वाले या लिपिड ब्रेकडाउन वाले, या फेडरल में 20 बीमारियां दी है और भी इसके टाइप से, वो एंजाइम जब मिसिंग होंगे तो वही प्रोडक्ट जो है वो सेल में ओवर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इसकी वजह से डिजीज का नाम स्टोरेज डिजीज है। ये है जेनेटिक डिसऑर्डर। ये बात ध्यान में रख, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन डिजीज को हम जेनेटिक डिजीजेस फिर नहीं के, जेनेटिक के तो बहुत सारे टाइप्स है। मतलब जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है वो भी जेनेटिक है। तो ये वर्ड जो है इसमें स्टोरेज डिजीज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33 है विच ऑफ द ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विद फूड रेस्पिरेशन। 33 शाबाश, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है डी। इसमें भी पैराक्सिसोम इस इंटेंशन से पहले लिखा गया है क्योंकि फूड रेस्पिरेशन और पैराक्सिसोम ये ज्यादा रिलेटेड है। लेकिन फूड रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व है और क्लोरोप्लास्ट भी इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेज क्लोरोप्लास्ट में होता है, सेकंड स्टेज जो है पैराक्सिसोम में और तीसरा इसका माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन 34
Lysosomes are different from peroxisomes as lysosomes are, शाबाश 34 में ऑप्शन ए है, ए। यहां पे आप देखें, जिसने गलत किया उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट है हैविंग डिफरेंट एंजाइम, तो पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम में एंजाइम डिफरेंट होते हैं। पेरोक्सिसोम्स जो है ये लाइसोसोम से डेंसर होते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, लाइसोसोम आर, तो अगर बी ऑप्शन लाइटर होता तो फिर इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन चूंकि पेरोक्सिसोम लाइटर होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सॉरी, लाइसोसोम लाइटर होते हैं तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। 35 है, विच ऑफ द साइटोस्केलेटन कैन बी फाउंड अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। 35 में है ऑप्शन सी, सी माइक्रोफिलामेंट। नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल टू सूडोपोडिया सिंथेसिस इज, शाबाश, जबरदस्त। आउट ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन नहीं, आप सुने आंसर को। इसका आंसर है नन ऑफ दीज, डी। क्वेश्चन ये है, सुने प्लीज, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये आपने पढ़ा है कि माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स तो इन्वॉल्व नहीं है, कदम आउट ऑफ कोर्स हो, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज है। समझ में आ गया आंसर? मतलब स्टेटमेंट में सिंपल लिखा है कि कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व है, तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल एक भी इन्वॉल्व नहीं, वो तो माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व है। क्वेश्चन 37, which of the structure is not composed of microtubule। 37 में है ऑप्शन बी, ये फ्लेजिला और बैक्टीरियल फ्लेजिला में डिफरेंस है। बैक्टीरियल फ्लेजिला के बारे में हम कहते हैं वो फ्लेजिलिन प्रोटीन से बनता है, हमारा फ्लेजिला जो यूकैरियोटिक वाला है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, तो सेंट्रियोल सिलिया माइक्रोट्यूब्यूल से, और बी बैक्टीरियल फ्लेजिला इसका करेक्ट आंसर है, जो माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बना है। मेरे ख्याल में अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा कि थोड़ी बहुत गलती आपने की है, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन 38 है, अभी आगे देखिए इसको। 38, 60 से आप इंशाल्लाह आएंगे 40 पे अभी इस टेस्ट में। 38 में आप देखिए, एक्सोनीम है खुजदावेम का ना, मैं बता रहा हूं कि इसको इस इंटेंशन से फिर बता रहा हूं, इस इंटेंशन से आप सुने कि आप सीख रहे, इस इंटेंशन से आप न सुने कि हमने तो सारे गलत किए हैं, क्योंकि अभी ये आपका फर्स्ट टेस्ट है और इसी में आपका इंप्रूवमेंट होगा। टेस्ट के लिए इंशाल्लाह बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, जो आपका कमिंग टेस्ट है। खुचिदासी पर मख गलता हुआ सही था। एक्सोनीम, क्वेश्चन 38 है, एक्सोनीम है 38 में है, 38 में डी ऑप्शन है, दैट इज 20 माइक्रोट्यूब्यूल। हाँ, एक्सोनीम का थोड़ा सा आप देंगे, एक्सोनीम का बुक में जो लिखा गया आप डिटेल है जवेम का ना, वो डिटेल ये दिया गया है कि सेल के अंदर सिलिया या फ्लेजिला के अंदर जो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जितने सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एक्सोनीम है। मैं बता रहा हूं हमारे बुक में, ये हमारे बुक में है और ये करेक्ट भी है, अगर गलत भी होता तो मैं नहीं बताता। इस स्टेटमेंट में लिखा है, एक्सोनीम के फिर एक्सप्लेनेशन किए कि एक्सोनीम में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है और 9 डबलेट है पेरिफेरल, तो 9 अगर डबलेट है तो 18 वो हो गए, 2 सेंट्रल तो ये 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाते हैं। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर क्लास में मैं बार बार आपको बता चुका हूं, चिदा बगलता हुआ खामखा तासु बच्ची चका इंशाल्लाह याद अंदी। क्वेश्चन 39, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डज नॉट अकर इन, शाबाश 39 में है ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें ट्रिक क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब है डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन कहां पे नहीं होता, वो ग्रेना में नहीं होता। क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन 40 है, विच पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल एम्बेडेड इन द थाइलेकाइड मस्ट बी, बी करेक्ट आंसर है 40, एंड दैट इज नॉन पोलर। टेल के बारे में हम कहते हैं कि क्लोरोफिल का टेल नॉन पोलर होता है, और थाइलेकाइड जो है ये चूंकि मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, लिपिड से बना है,
तो इसमें नॉन पोलर चीजें एम्बेड हो सकती है, पोलर चीजें जो हेड है वो सरफेस ऊपर बाहर होगा। क्वेश्चन 41 है नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड इज, अच्छा इसमें ये बाकी का तो मुझे पता नहीं कि आप कैसे आल कहते हैं, लेकिन सी का अगर आप करेक्ट स्पेलिंग कर ले एमाइलोप्लास्ट, तो 41 में सी करेक्ट आंसर है एमाइलोप्लास्ट। स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग की एज आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह इसका। 42 क्वेश्चन 42 है द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इन द न्यूक्लियस, लग से रुक गए, ये खत्म कर लेता हूं टाइम कम है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ रेड ब्लड सेल इज 42 में है, बी करेक्ट आंसर है, दैट इज 3 to 4। क्वेश्चन 43 है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इज आल्सो कॉल्ड, 43 में है, ए करेक्ट आंसर है। अच्छा काइनेटोकोर ये सेंट्रोमियर का एक हिस्सा है, सही है, तो इसको हम सेंट्रोमियर नहीं कहते बल्कि पार्ट ऑफ द सेंट्रोमियर, जहां पे ये दोनों क्रोमेटिड आपस में बाइंड होते हैं या इसके साथ वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ द सेंट्रोमियर, नॉट सेंट्रोमियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड, 44 दैट इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, सी, क्योंकि इसमें लार्ज मॉलिक्यूल बनता है तो सिंथेसिस का वर्ड यूज किया गया है, वाटर लॉस होता है तो डिहाइड्रेशन भी ऐड किया गया है, दैट इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। द बॉन्ड अमंग वाटर मॉलिक्यूल इज 45 में है, सी करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये विद इन द वाटर मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड, शाबाश, इसका आंसर नन ऑफ दीज है। डी। क्वेश्चन 47 है जी, दाख्ता वे अंदाजी बत टेस्ट की मुझे मावे किताब प्रिंटिंग के गलत थे बाबा खैरे मुंह बच गए चिदाओ गोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 एक्सेस, बस एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी इज रिलीज ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, 47 है, दैट इज बी वेपोराइजेशन। 48 है हीट कैपेसिटी की वजह से वो बॉडी का जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस आ जाते हैं वो इफेक्ट कर लेता है। विच ऑफ द वाटर प्रॉपर्टी हैज नो रोल इन इट्स मूवमेंट थ्रू जाइलम, डी करेक्ट आंसर है 48 डी। अच्छा यहां पे आप देखिए थोड़ा सा, ये क्यों ट्रांसपिरेशन आंसर है, इसको समझे। ट्रांसपिरेशन का वाटर मूवमेंट में रोल है, ये आप ध्यान में रखें। ये जाइलम सेल में ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। ये कुछ दबदरे स्टूडेंट खबर ही कहेगा नहीं पूरा क्लास डिस्टर्ब है, तो इट इज अ रिक्वेस्ट और सजेशन दैट दे कैन लीव द क्लास। दा खबर जरूरी खबर ही बल और टपक खोड़े दी ब्या बदासी ना से अजीबा खलक ये टेस्ट लरागली टोलो इतवार रोजम तबाकड़ो खबरी कवई। अच्छा इसमें कैसे ट्रांसपिरेशन, अब सब आंसर गलत नजर आ रहा है, इसको आप देखिए, ये चारों फोर्सेस जो ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, लेकिन ट्रांसपिरेशन वाटर की क्वालिटी नहीं है। विच ऑफ द वाटर प्रॉपर्टी हैज नो रोल इन इट्स मूवमेंट थ्रू जाइलम, मूवमेंट में ट्रांसपिरेशन का सबसे ज्यादा रोल है, सरफेस टेंशन का भी है, कोहेशन का भी है, एडिशन का भी है। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन आंसर इसलिए कि ये वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो प्लांट इवापोरेशन ऑफ वाटर हो रहा है, तो इसमें डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 49 है डी एंड एल ग्लूकोज आर, सी में करेक्ट आंसर, इसमें सी है 49 में, और वो है सी, दैट इज मिरर इमेजेस। अच्छा एपीमर्स में आपको एक आइडिया है कि ग्लूकोज गैलेक्टोज एपीमर्स एक कार्बन पे डिफरेंट है, एनेंशुमर भी ये हो सकता है आंसर, क्योंकि वो सारे कार्बन पे डी और एल ग्लूकोज एक दूसरे के एनेंशुमर है, एक दूसरे के स्टीरोआइसोमर है, या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी है। मिरर इमेजेस हम आम इंग्लिश में कहते हैं और एनेंशुमर इसका बायोलॉजिकल नेम है। विच वन इज हाइड्रोलाइजेबल शुगर, 50 में है, 50 में है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बी है, बी इज द राइट आंसर। ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, वो तो डिजॉल्व हो जाता है। हाइड्रोलिसिस आप पढ़ते हैं कि हाइड्रोलिसिस में लार्ज मॉलिक्यूल
स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है और इसमें वाटर की एडिशन होती है। तो ये सेल्यूलोज है जो सेल्यूलेज एंजाइम की थ्रू इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। अब ये बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 51 है अमीनो एसिड प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज, शाबाश 51 में बोथ ए एंड बी है, सी करेक्ट आंसर। ये भी मैं कुछ स्टूडेंट के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अमीनो एसिड में दो टाइप्स है, एक एल है और एक डी है, एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। हमारे लिए या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में लेफ्ट हैंड अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। बुक में लिखा है कि बैक्टीरियल सेल वॉल एक्सेप्शन है जहां पे राइट हैंड है। मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल अगर एक्सेप्शन है तो बाकी सेल एक्सेप्शन नहीं है। साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड्स होंगे, प्रोटीन जो लिपिड्स में होंगे, जो इसके मेम्ब्रेन में है या उसके अंदर जो और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर जो अमीनो एसिड है वो क्या होने चाहिए, वो डी होने चाहिए। बैक्टीरियल सेल नहीं दिया गया है बुक में, बैक्टीरियल सेल वॉल। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एल इसके बॉडी में है और बी जो डी है वो इसके सेल वॉल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दे आर डिफरेंट एट हाउ मेनी कार्बन। हाँ 52 में इसका आंसर क्या है, 52 में ए करेक्ट आंसर है। अच्छा यहाँ पे 1 कार्बन पे डिफरेंट है और उसका लोकेशन कार्बन 4 है। तो इसमें भी स्टेटमेंट को आपने देखना है कि ये लोकेशन का पूछ रहे या अमाउंट ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कितने कार्बन पे डिफरेंट है, 1 पे 2 3, किस नंबर पे डिफरेंस है, तो वो कार्बन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल व्हिच ऑफ द कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज इन्वॉल्व्ड। 53 में है बी करेक्ट आंसर। अच्छा यहाँ पे ये मैं समझाऊं थोड़ा सा कि पूरे बुक में जब ग्लूकोज बाइंड होता है तो इसका कार्बन 1 यूज होता है। ग्लूकोज जितना भी हम पढ़ते हैं, ग्लूकोज सेल्यूलोज में है, स्टार्च में है, डाइसैकेराइड जितने सारे हैं, ग्लूकोज का कार्बन 1 यूज होता है। ये जो है ये एक एक्सेप्शन है जहां पे ग्लूकोज का कार्बन 4 और गैलेक्टोज का कार्बन 1 यूज होता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सक्रोज। अच्छा इसमें 54 में आंसर है ऑल ऑफ दिस, डी। इसको टेबल शुगर इसलिए कहते हैं कि कॉमन यूज का है, ट्रांसपोर्ट शुगर इसलिए कहते हैं कि जब ग्लूकोज बनते तो ये सक्रोज में चेंज हो जाते और फिर इसकी ट्रांसपोर्ट, और केन शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शुगर केन का मेन कंपोनेंट है। विच ऑफ द पॉलीसेचराइड इज मोर अबंडेंट, दैट इज सेल्यूलोज। 55 अच्छा इसमें सेल्यूलोज 2 जगहों पे दिया है, तो ए एंड सी, जिसने ए किया या सी दोनों करेक्ट हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है, अ डाइपेप्टाइड इन अ डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल है ऑप्शन वेम। ऑप्शन ए में है 3 अमीनो एसिड, बी में है 2 बॉन्ड, सी में है बोथ, डी में है नन ऑफ दीज। 56 में ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि डाइपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड होते हैं, 1 बॉन्ड होता है, तो न इसमें 3 अमीनो एसिड होने चाहिए न 2 बॉन्ड्स होने चाहिए। जी जब ये क्वेश्चन में खत्म करूं फिर इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा, सही है। 57 हेमोग्लोबिन बिकम सिकल शेप्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ विच ऑफ द अमीनो एसिड। 57 में डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये मैंने बताया भी था कि ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन आर डिफरेंट अमीनो एसिड, तो यहां पे ग्लूटामिन दिया गया है एंड दैट इज ग्लूटामिक एसिड। ए इसलिए नहीं है कि वो रिप्लेस नहीं होता, वो तो आ जाता है, सही था। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कार्बन रिंग्स इन द बैकबोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज 58 में है, सी करेक्ट आंसर है। ये बैकबोन ऑफ स्टीरॉयड पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, सही है। तो वो 4 है स्टीरॉयड जो मेन टॉपिक है, और ये टेस्टोस्टेरोन जो है या एल्डोस्टेरोन, ये सारे इसकी प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल के। अ रिंग प्रेजेंट इन प्रोस्टाग्लैंडिन इज कंपोज्ड ऑफ, 59 में है, सी करेक्ट आंसर। 5 कार्बन रिंग बुक में लिखा है। क्वेश्चन 60 है फास्फोडाइस्टर लिंकेज
कैन लिंक, ऑप्शन ए में है ए करेक्ट आंसर है, 2 न्यूक्लियोटाइड। सही था, ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में लिंक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई न्यूक्लियोटाइड। सी करेक्ट आंसर है 61 में, सी करेक्ट आंसर है। बाकी निकोटिनिक एसिड और फ्लेविन जो है ये वाइटामिन है। 68 इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड, फास्फोडाइस्टर लिंकेज का काम क्या है, इसकी वजह से 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड हो जाते हैं। मतलब जो फास्फेट है वो तो न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा है, वो तो शुगर का हिस्सा नहीं है ना, तो इसलिए ये काम, इसका रोल ये है कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करता है। नेक्स्ट है 62, द डायमीटर ऑफ डीएनए इज, 62 में 2 करेक्ट आंसर है, दैट इज डी, 2 नैनोमीटर। द नंबर ऑफ बेसेस इन अ सिंगल डीएनए ट्विस्ट इज, 63 में है 20, बी। अच्छा, इसमें बेस पेयर दिए गए हैं, ट्विस्ट में 10 बेस पेयर हैं, तो ट्विस्ट में बेसिस कितने हो जाते हैं, पेयर का मतलब 20। विच वन, 64 है, विच वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 64 में है, बी करेक्ट आंसर है। 16 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन 9 और 10 पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन आने की एबिलिटी हो, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होने की एबिलिटी हो। सेकंड मैसेंजर आर डिराइव्ड फ्रॉम फास्फोलिपिड्स, 65 में पसशी बांधे द सेकंड मैसेंजर। अच्छा, ये हमारे बुक में अगर आप देखें तो फास्फोलिपिड्स के साथ ये लिखा है कि फास्फोलिपिड्स जो है ये यूज होते हैं, इससे सेकंड मैसेंजर बनते हैं, और फिर उसके एग्जांपल्स भी दिए हैं, अराकिडोनिक एसिड है, फास्फेटिडेट है, हमारे बुक में तदाम बतनिशदाउरा, और एक डाई एसल ग्लाइसिरोल है। ये तीन मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे इस कोर्स में ऐड किया गया है। अभी कोई चेक कर सकता है ना, बस खबर खत्म खता सुबह टेस्ट बने की और भाई सही था। अच्छा, तो ये प्लीज सुने, तो ये सेकंड मैसेंजर है, और सेकंड मैसेंजर वो होते हैं जो इफेक्टर को मैसेज कैरी करे। मतलब एक प्राइमरी मैसेंजर, फर्स्ट मैसेंजर वो है जो मैसेज ले आए बॉडी सेल को, और ये सेकंड मैसेंजर जो है ये आगे इफेक्टर को, जिसने रिस्पांस देना होता है। तो इसमें फिर रोल्स भी, हमारे बुक की बात मैं कर रहा हूं, रोल्स भी दिए कि ये सेल प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहा है, सेल डिवीजन में, ये ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन में, ये एपोप्टोसिस में हेल्प करता है, एंड सो ऑन। द रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ग्लाइसरोल इज, 61 में है ऑप्शन ए, 66 में है ऑप्शन ए। अच्छा, यहां पे ग्लाइसरोल का नाम मैंने इसलिए यूज किया है कि कोई अल्लाह का बंदा इंशाल्लाह गलत होगा और वो 1:3 जरूर लिखेगा। चलिए के लिए फेल शिव है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ग्रेप्स इज, 67 में है, सी करेक्ट आंसर है। 68 जो है इसमें ए करेक्ट आंसर है, और वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स आर हाईएस्ट इन प्रोपोर्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ग्रेट लक।